भी जिस तरीके से जेपी दलाल का जो किसानों को लेकर के बयान आया और उन्होंने फिर मीडिया के सब जो है ठीकरा फोड़ दिया, किस रूप में देखते हैं प्रवक्ता है प्रवक्ता? देखिए, जेपी दलाल जी का पूरा इंटरव्यू का वीडियो मेरे पास मौजूद है। वो मीडिया पर बेशक ठीकरा फोड़े, मीडिया ने तो सवाल पूछा था और जब मीडिया ने उनको सवाल पूछा तो वो किसानों का मजाक उड़ा रहे थे और किसानों की मौतों पर ठाके लगा रहे थे और मीडिया द्वारा बार बार सफाई पूछने पर ही उन्होंने किसानों का अपमान करना नहीं छोड़ा। मीडिया कर्मियों की कोई गलती नहीं है, ये इनकी घृणित सोच का परिचायक है। जब इनका नेता किसानों को परजीवी आंदोलनजीवी कहता है, परजीवी का अर्थ समझते हैं? परजीवी का अर्थ होता है दूसरों का खून चूसकर जीने वाला व्यक्ति। जब प्रधानमंत्री किसान आंदोलन करने वाले किसान और उनके नेताओं को दूसरों के खून चूसने वाला व्यक्ति कहेगा तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं जेपी दलाल जैसे लोग यदि 217 किसानों की मौतों पर ठाके लगाकर हंसें, उनका मजाक उड़ाएं, मौत का अपमान करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कभी खालिस्तानी कहते हैं किसानों को, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी देशद्रोही कहते हैं। मानसिक रूप से ये किसानों से संगी घृणा करते हैं और किसानों के घोर विरोधी हैं। भाजपा पूर्णतः बेनकाब हो गई। भाजपा किसान आंदोलन को न तो हिंदू और मुस्लिम में बांट पा रही है, न भाजपा किसान आंदोलन को जातियों में बांट पा रही है, न भाजपा किसान आंदोलन को क्षेत्रों में बांट रही है। अब इनको एक कुप्रयास कर रहे हैं कि इसको विदेशी साजिश बता दो, तिरंगे का अपमान की साजिश बता दो, पर उसमें भी वो असफल हो गई। तो भाजपा कृत्रिम मूड है, वो समझ नहीं पा रही कि भाई किसान आंदोलन से निपटा कैसे जाए, इसलिए वो भारी बौखलाहट में है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? कांग्रेस किसानों के साथ है, कहां है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी है और राहुल गांधी ने बड़े साफ शब्दों में राजस्थान के अंदर, असम में कल बड़ा साफ कह दिया कि हम किसानों के साथ हैं और किसान इन अपने आंदोलन से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा और हर हालत के अंदर सरकार को ये तीनों काले कानून रद्द करने पड़ेंगे। लेकिन विद्रोह जी, इसके बावजूद भी कांग्रेस का संगठन कहीं भी मजबूत नहीं हो पा रहा है। कब आपका संगठन का विस्तार होगा? लगता है आपका तो अभी कांग्रेस का कहीं अता पता ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस का तो अता पता है और कांग्रेस मजबूत ना होती तो हरियाणा में 31 सीट कहां से आती। पर ये कटु हुड्डा के दम पे आई ना, नहीं, हुड्डा हुड्डा भी कांग्रेस में ही है, शैलजा भी। आपने देखा होगा उस टाइम कितनी देरी से यानी कि घोषणा की, नहीं लगता? हाँ, हुड्डा को कमान पहले देते तो आपको ज्यादा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। यदि ये घोषणा 6 महीने पहले हो जाती और भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में पूर्णतः कमान दे दी जाती तो हरियाणा में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार होती। अब संगठन के नए बनाने से वो कुछ भी कारण हो सकते हैं, इसमें तो मैं पढ़ना नहीं चाहता। निकाय चुनाव में देखिए, निकाय चुनाव में आपकी रेवाड़ी में भी हुए, क्या स्थिति हुई निकाय चुनाव में भी? आपकी कहाँ समर्थक? देखिए, निकाय चुनाव में हमने गलती की, हमने 2 गलतियां की। एक तो हमने जो अध्यक्ष की जो टिकट थी वो विधायक के परिवार में दी, वो बिल्कुल गलत था। मैंने तो सार्वजनिक रूप से भी विरोध किया था और विधायक जी के सामने और कैप्टन साहब के सामने भी विरोध किया था। और दूसरी हमने गलती ये की कि हमने अपना अध्यक्ष पद का चुनाव तो टिकट पर लड़वा दिया, परंतु हमने अपने पार्षद नहीं लड़वाए। यदि हमको चुनाव लड़ना था तो पार्षदों को भी और नगर परिषद का अध्यक्ष भी, सभी को, यदि हम पार्टी चुनाव चिन्ह पर निशान लड़वाते तो हमारे बेहतर परिणाम आते। और यदि परिवारवाद से बाहर हटकर हम रेवाड़ी के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर अगर किसी श्रेणी को खड़ा करते तो आज रेवाड़ी नगर परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष होता। तो आपको लगता है कांग्रेस में मैनेजमेंट की कमी है यहाँ, चाहे जिला लेवल पे हो, चाहे दक्षिण हरियाणा में हो, चाहे प्रदेश लेवल पे हो? हाँ, कुछ हमारे अंदर कमियां आपसी समन्वय की तो है, संगठन और समन्वय की कमी है जिसको कांग्रेस नेतृत्व को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। आपने आज मान लिया कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह मत डालिए। मैंने ये कहा कि समन्वय की कमी है और उस समन्वय और संगठन का समय पर गठन न करने से हमें नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है,
क्या उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का संगठन से कोई लेना देना नहीं। हमारे 31 विधायक मजबूती के साथ एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं। अब हम अविश्वास प्रस्ताव तो इसलिए ला रहे हैं कि जो लोग जजपा के लोग हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, जो खुलेआम अपने आप को वोट बैंक की राजनीति के लिए किसान हितैषी कहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से संघी दलाली करते हैं, उनको बेनकाब करने के लिए ला रहे हैं हम अविश्वास प्रस्ताव। हम अपनी क्षमता जानते हैं, अपनी ताकत जानते हैं कि अकेले कांग्रेस के बल पर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि जो लोग किसान हितैषी होने का दम मारते हैं, किसानों की वोट पर विधायक बनते हैं, वो कांग्रेस के लाए हुए अविश्वास प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं। नहीं, जैसे कांग्रेसियों को सड़कों पे उतरना चाहिए, आप बता कहाँ कांग्रेस सड़कों पे उतर रहे, जिस तरीके से बीजेपी उतरती थी? दक्षिणी हरियाणा को छोड़कर पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, पूरे किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और रोज जगह जगह कांग्रेस की सभाएं हो रही हैं। केवल कमजोरी दक्षिणी हरियाणा की है, ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहा था, और इसके लिए जिम्मेदार प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व नहीं, हम दक्षिणी हरियाणा के सभी कार्यकर्ता हैं। ठीक है कि दक्षिणी हरियाणा में हमारे कम जन समर्थन है, पर जितना भी हमको जन समर्थन है उसको हमें मजबूती से लड़ना। दक्षिण हरियाणा में भी आपकी 2 सीटें? हाँ, हमारी 2 सीटें हैं और हमारे दोनों विधायकों को मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। कम से कम महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में तो हम मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं, पर वो हमारे विधायक नहीं लड़ रहे, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए। अब सम्मेलन कांग्रेस ने बुला रखा, लगातार सम्मेलन चल रहे हैं, क्या विद्रोही जी सम्मेलन में जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की विडंबना है, अभी 2 सम्मेलन रेवाड़ी में हुए हैं, 12 तारीख को कुंड में और 13 तारीख को बावल में। अब दोनों सम्मेलनों में मुझे नहीं बुलाया, जबकि मैं बावल का वोटर हूं, कुंड के पास पाली मेरा गांव है, कहने को मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, और कांग्रेस का प्रवक्ता भी छोड़ दीजिए, जमीनी धरातल की वास्तविकता यह है कि अहीरवाल में चाहे कोई भी दल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे लोक दल है, चाहे भाजपा है, मैं वरिष्ठतम नेताओं में से एक हूं। चाहे मेरे पास वोट नहीं, पर हर दल, हर वर्ग, हर सामाजिक संगठन, हर जातीय संगठन, हर ट्रेड यूनियन, हर किसान आंदोलन मेरा व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता है, और मेरे से अच्छा कोई, कम से कम रेवाड़ी में तो कोई बोलने वाला है नहीं, और न मेरे से अच्छे ढंग से कोई जिला रेवाड़ी के अंदर इन कानूनों पर, काले कृषि कानूनों पर समझ रखने वाला, बात रखने वाला है। फिर भी अगर कांग्रेस साथी मुझे नहीं बुलाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं। अब 17 तारीख को तिरंगा यात्रा है, मैंने अखबारों में पढ़ी है, अब तक मुझे कोई निमंत्रण कहीं से नहीं मिला। नेताओं को नहीं संभाल पाते, अपने प्रवक्ता को, जो प्रदेश प्रवक्ता जिन्हें बनाया हुआ है, उन्हीं की कदर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनसे पूछिए, कटु सत्य यही है। मैंने तो आज एक पोस्ट भी लिखी, मैंने पोस्ट लिखी थी कि राव इंद्रजीत सिंह जी भाजपा के सबसे बड़े कदावर नेता है, और फिर भी वो रेवाड़ी के अंदर अपना उप प्रधान नहीं बनवा सके कल, क्योंकि खट्टर गुट नहीं चाहता। तो मैंने लिखा था कि राव इंद्रजीत सिंह जी, मैं काफ़ी दिनों से कहता हूं कि राव साहब आपकी हैसियत भाजपा में एक अतिथि कलाकार की है। उल्टे में राव साहब के समर्थक मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि विद्रोही जी आपकी हैसियत क्या है कांग्रेस में। तो मैंने आज सुबह ही राव साहब की पोस्ट के साथ अपनी पोस्ट भी लिखी है, जिसमें मैंने बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि मेरी हैसियत कांग्रेस में एक एक्स्ट्रा कलाकार की है। जब किसी फिल्म में भीड़ जुटाने के लिए एक्स्ट्रा कलाकार को बुला लिया जाता है, उसी तरह जब कांग्रेस को कभी जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में मुझे बुला लिया जाता है। और ये स्थिति आज से नहीं है, जब से मैं कांग्रेस में आया हूं, सच्चाई यही है, कांग्रेसियों ने मुझे दिल से कभी कांग्रेसी माना ही नहीं है। वो मुझे गांधीवादी, सोशलिस्ट और विद्रोही प्रवृत्ति का व्यक्ति मानते हैं। जब उनको जरूरत होती है बुला लेते हैं, जरूरत होती है नहीं बुलाते। आला कमान तक बात कभी पहुंचाई नहीं, मैंने ना किसी से चर्चा करता, ना मुझे को आवश्यकता है, ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मैं तो एक समाजवादी, गांधीवादी व्यक्ति हूं, जो भाजपा की सांप्रदायिक फासिस्ट नीतियों, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हूं। चाहे मुझे कोई दल में रखे या ना रखे, चाहे मैं अकेला हूं
चाहे अकेला खड़ा रहूं, मैं भाजपा की फासिस्ट और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेसी मुझे बुलाते हैं या नहीं बुलाते। आपको प्रवक्ता एक फुटबॉल की तरह यूज किया जाता है कि देखिए, जब 2009 में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, तब मैंने 2008 में ही चुनावों के पहले ही 6 महीना पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी को बता दिया था कि अगर हमने अपनी रणनीतिक स्थितियों में परिवर्तन नहीं किया तो हम मुश्किल से सरकार बना पाएंगे। और एज ए प्रवक्ता मैंने चुनाव होने के 3 दिन बाद और मतगणना के 4 दिन पहले बाकायदा अखबार में घोषणा कर बयान दिया था कि कांग्रेस की 40-42 सीटें आएंगी। मेरा मजाक उड़ाया गया। एक अखबार, मैं जिसका नाम लेकर कह रहा हूं, दैनिक ट्रिब्यून ने तो बाकायदा एक खबर छापी कि भाई मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 60 सीटों का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस का इकलौता प्रवक्ता ये कह रहा है कि हमारी 40 सीट आएंगी। और मेरी बात सत्य सिद्ध हुई, 40 सीट आई। चुनाव के बाद जब हमारी 40 सीट आई, तो जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी शपथ लेकर दिल्ली आए तो उन्होंने मुझे चंडीगढ़ चलने से पहले फ़ोन कर दिया था, विद्रोहिया मैं आ रहा हूँ। किसी को मालूम नहीं था। मैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम 6 से 8 घंटा अकेले बैठकर हमने इस चुनाव का विश्लेषण किया। और उस दिन भी मैंने कहा कि मैंने जो कहा था वही बात निकली। हुड्डा साहब ने कहा तुमने सही कहा था। और मैंने फिर कहा यदि हमने आगे अपनी स्थितियों में रणनीतिक परिवर्तन नहीं किया तो हमारी और बुरी हालत होगी। और यही बात 2009 से 11 तक मैं बार बार कहता रहा। और मेरे बार बार कहने से कुछ स्वार्थी तत्वों ने इसका फायदा उठाया और मुझे प्रवक्ता पद से हटवा दिया। लेकिन अब तो आपको फिर बना रखा है नहीं, फिर क्या अपनी गलतियों से फिर भी सबक नहीं ले रहे? नहीं, मैं नहीं कहता गलतियों सबक ले लेंगे ना ले। कांग्रेस के जो नेता वो अच्छी तरह जानते हैं कि वेद प्रकाश विद्रोही सच बोलता है और वो बोलने से कभी चूकता भी नहीं है। ऐसा सुनना नहीं चाहता कोई? नहीं, मैं ये नहीं कहता, वो सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। मैं अपनी बात जानता हूं कि मैं सच कहना जानता हूं और सच सुनाना जानता हूं। अब जैसे सम्मेलन हो रहे हैं, आपको नहीं बुलाएगा, नहीं लगता आपको एज ए प्रवक्ता आगे बढ़ के जाना चाहिए? अगर नहीं भी बुला रहे हैं तो आप अपनी बात को ज्यादा आगे रखें। देखिए, मेरी तो बड़ी स्पष्ट नीति है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ने मैं आज तक बना हूं न बना हूं। जब कभी मुझे पार्टी के लोग बुलाते हैं मैं चला जाता हूं, चाहे वो मुझे बोलने का अवसर दें या ना दें, चाहे मेरा अखबार में नाम दें या ना दें, फिर भी मैं चला जाता हूं। पर अगर नहीं बुलाते तो मैं नहीं जाता। मान सम्मान की लड़ाई है आप? न, मेरी कोई मान सम्मान की लड़ाई नहीं। मान सम्मान की लड़ाई होती तो मुझे ये बुलाते हैं। एक मिनट सुन लीजिए ना। ये मुझे बुलाते हैं, भाषण करवाते हैं प्रमुख नेता के नाते, और दूसरे दिन अखबार में मेरा नाम नहीं देते कि विद्रोही भी शामिल हुआ था, फिर भी मैं चला जाता हूं। अगर बुलाएंगे, आयोजक बुलाएगा, मैं किसी कार्यकर्ता के कहने से नहीं जाता। जिला अध्यक्ष कोई है नहीं। यदि कैप्टन अजय यादव मुझे निमंत्रण करेंगे व्यक्तिगत रूप से तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और वो मुझे निमंत्रण नहीं करेंगे और वो चाहेंगे मैं किसी कार्यकर्ता से मैं फोन करवा दूं विद्रोही चला जाए तो मैं नहीं जाऊंगा। तिरंगा यात्रा में कल जाएंगे? नहीं अगर बुलाएंगे तो जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे पहले 2 बार आपको नहीं बुलाया, नहीं बुलाया रहेगी ना। कोई मेरी नाराजगी नहीं है, तो वो जाने क्यों नहीं बुलाया। आला कमान को सबक लेना चाहिए आप लोगों से। जब भाई प्रवक्ताओं की मीटिंग होती है, आप वहाँ बात रखते हैं कि भाई इस तरीके से। देखिए, मैं कोई बात नहीं रखता। मैं तो जो कुछ कहना होता है वो अपने बयान के माध्यम से कह देता हूं, अपनी पोस्ट फेसबुक और ट्विटर के बयान पे कह देता हूं। मैं किसी की ना शिकायत करता, ना मुझे कोई लेना, ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा।